दीदी का भाईजान पर इल्जाम। जी हां, मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने पीर को इशारों ही इशारों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर सियासी हमला बोला और इस पर जल्दी ही AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी तीखा जवाब आ गया। दरअसल मगरिबी बंगाल के कूच बिहार में एक रैली के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अकलियतों में भी शिद्दत पसंदी आ रही है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हिंदुओं में भी कट्टरवादी होते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि एक सियासी पार्टी बीजेपी से पैसे ले रही है, वो मगरिबी बंगाल में नहीं हैदराबाद से है। इसके बाद AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सियासी पलटवार किया कि बंगाल में मुसलमान किसी भी अकलियत की फहरिस्त में सबसे कमजोर हैं। यह कहना शिद्दत पसंदी तो नहीं होती है। अगर ये बात को हम उठा रहे हैं तो ये कट्टरता तो नहीं होती है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अगर दीदी को हैदराबाद से फिक्र हो रही है तो उन्हें बताना चाहिए कि बीजेपी ने बंगाल में 42 में से 18 सीटें जीती। बातें अकलियतों को होशियार रहने की कही जा रही है। बंगाल में ये बड़ा वोट बैंक कहीं और ही ना चला जाए। तो ममता का जो डर है वो अब दिखने लगा है, ऐसा लगता है उनके बयानों से। लेकिन सवाल भी कई हैं। जो लोग खुल करके अकलियतों की सियासत करते चले आ रहे हैं, उन्हें हैदराबाद से कौन सी शिद्दत पसंदी नजर आ रही है? अकलियती शिद्दत पसंदी यानी अल्पसंख्यक कट्टरवाद का मतलब क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और यह भी साफ होना चाहिए कि अगर ओवैसी ये सियासत कर रहे हैं तो सीएम ममता बनर्जी सीधे नाम क्यों नहीं ले रही हैं? और सही में अकलियती शिद्दत पसंदी अगर है तो ममता सरकार ने इसको लेकर कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की? अल्पसंख्यक से ममता बनर्जी का मतलब मुसलमानों से है। और लोकसभा इंतखाबात के दौरान जो चुनावी हिंसा यानी तशद्दुद सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में हुआ, उस शिद्दत पसंदी को ममता बनर्जी क्या नाम देंगी? या फिर बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की सियासी जमीन क्या हिचकोले खा रही है? ये कई सवाल हैं जिन पर बात करने की जरूरत है। पहले जरा एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, इससे आपको चीजें और समझ में आएंगी। उसमें वो बयानात भी हैं जो कि आए हैं दोनों तरफ से। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज और बीजेपी एक दुकान चला रही है कि जो उनके साथ नहीं है वो एक्सट्रीम है और जो उनके साथ नहीं एंटी नेशनल है। तो इसमें सच्चाई पर उम्मीद नहीं है। ममता बनर्जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना इस तरह से फ्रस्ट्रेशन का इजहार मत करिए। मगरिबी बंगाल के बदलते हालात पर तंज करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने पार्टी कारकुनान को होशियार किया है। 18 नवंबर को कूच बिहार में पार्टी कारकुनान को भी उन्होंने खबरदार किया। तेजी से बढ़ रही शिद्दत पसंदी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताने वाली ममता ने अक़लियतों को ओवैसी से भी होशियार रहने की अपील की। जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने इसे ममता का फ्रस्ट्रेशन करार दिया। चीफ मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वो सच्चाई पर मुबनी नहीं है, बल्कि वो अपना इस तरह का स्टेटमेंट देकर अपने डर, अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रही हैं। वो ये बात बता नहीं पा रही हैं कि 18 सीट जो बीजेपी वहाँ जीती मेरी वजह से नहीं जीती। पूरे देश में मुसलमानों का सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है वो बंगाल में ख़राब क्यों हैं? इसके लिए आपने क्या किया? अपनी तकरीर के दौरान हैदराबाद को शिद्दत पसंदी का ठिकाना बताने वाली ममता के बयान को कई तरह से लिया जा रहा है। कुछ लोग इसे शहरी बिल से भी जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि अक़लियती उमूर मगरिबी बंगाल सीएम के बयान को कुछ लोग मुस्लिम तबके में बढ़ रहे ओवैसी की मकबूलियत बता रहे हैं, जबकि दूसरा खिमा इस दूसरे तबके में तकसीम की सियासत। ममता ने अपनी तकरीरों में कौमी यकजहती और भाईचारे पर भी जोर दिया।
लेकिन शिद्दत पसंदी के लिए हैदराबाद को जिम्मेदार बताकर एक नया सवाल खड़ा कर दिया। अब इसे पार्लियामेंट इंतखाब में बीजेपी की सेंधमारी समझी जाए या बिहार झारखंड के बाद बंगाल में ओवैसी की एंट्री। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे 5 सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा चलेगी। वो सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे। हमारा आज का पहला सवाल है कि जो ममता बनर्जी बरसों से अकलियतों की सियासत कर रही हैं, उन्हें हैदराबाद से कौन सी शिद्दत पसंदी नजर आ रही है? ये एक अहम सवाल है। अचानक से ये अकलियतों की शिद्दत पसंदी, मेरा बार बार इसी पर जोर है, ये अकलियती शिद्दत पसंदी क्या होती है? अल्पसंख्यक कट्टरवाद क्या है? ये क्यों नजर आ रही है? दूसरा सवाल, क्या ममता बनर्जी की सियासी जमीन हिचकोले मार रही है? इस पर भी बात करने की जरूरत है। तीसरा सवाल, लोकसभा इंतखाबात के दौरान बंगाल में हुए तशद्दुद को कौन सी शिद्दत पसंदी कहा जाए? इस पर भी बात करने की जरूरत है। हम लोग तमाम लोग देखते थे, सबसे ज्यादा अगर किसी रियासत से हिंसा की खबरें आती थी, शिद्दत पसंदी की और तशद्दुद की खबरें आती थी, तो वो था वेस्ट बंगाल लोकसभा चुनाव के दौरान। और किसी रियासत से इतनी खबरें नहीं आई जितनी वेस्ट बंगाल से आई। वो कौन सी शिद्दत पसंदी थी, कौन सा तशद्दुद था, उस पर क्यों नहीं कहती ममता बनर्जी? क्या वेस्ट बंगाल में ओवैसी का असर और रसूख बढ़ रहा है? इस पर भी बात करने की जरूरत है। और पांचवा सवाल, क्या अकलियत और अक्सरियत वोट बैंक पर ही चलेगी बंगाल की सियासत? ये हिंदू मुस्लिम पर ही ये राजनीति चलेगी वेस्ट बंगाल में? जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जाएंगे, साल भर अभी बाकी है, बावजूद इसके इस तरह की बातें अगर सामने आ रही हैं तो इनका क्या मतलब निकाला जाए? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं, उनका तारुफ कराऊं। मेरे साथ थोड़ी देर बाद तृणमूल कांग्रेस से तन्मय घोष साहब जुड़ने जा रहे हैं, वो होंगे हमारे साथ। तो साथ में अख्तरुल ईमान साहब भी मेरे साथ होंगे। आप रियासती सदर हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश के, उनसे भी हम बात करेंगे। थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे मेरे साथ प्रोफेसर सीमा सिंह जी हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, जानी मानी, बात करेंगे उनसे। साथ में विजय कौशिक जी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। तो साथ में महेश वर्मा जी भी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनसे बात करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सियासी लोगों के पास जाऊं। प्रोफेसर सीमा जी, जो मेरा पहला अहम सवाल है वो ये है कि ये अकलियती शिद्दत पसंदी, यानी कि ये जो अल्पसंख्यक कट्टरवाद है, जिसकी याद ममता बनर्जी को आ रही है, जिसके लेकर वो सावधान कर रही हैं अकलियतों को ही, ये क्या है और ये कहां से उभर रही है? किस रियासत में ज्यादा है? कुछ आप बता पाएंगी? और क्यों इसकी याद आ रही है और इससे किसको सावधान रहना चाहिए? देखिए, अगर आज ममता बनर्जी जी के स्टेटमेंट की हम एनालिसिस करते हैं तो मुझे लगता है कि इसकी एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के एक दबाव को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं। दबाव इस तरीके की, अगर आप देखिए तो ममता बनर्जी बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक पे अपना एक छत राज्य मानती थी, और अगर जिस तरीके से हमने 2019 में इलेक्शन में बीजेपी के परफॉर्मेंस को वेस्ट बंगाल और पूरे इंडिया में देखा, और अभी जिन जिन स्टेट्स में भी इलेक्शन हुए हैं, जो भी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो हरियाणा हो, मेजॉरिटी के आसपास बीजेपी पहुंच गई और सरकार बनाने की स्थिति में थी। जो अलग चीजें विवाद हुए उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि विपक्षी जो पार्टियां हैं वो मिल करके भी बीजेपी का उस तरीके से सामना नहीं कर पाई जिसकी कि इनको उम्मीद थी। अब ममता बनर्जी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो चुनौती है वो अपने गढ़ को बचाने की है। अगर आप वेस्ट बंगाल में पूरी की पूरी पॉलिटिक्स या पॉपुलेशन के आंकड़ों को देखिए तो वहां लगभग 28% आबादी मुसलमानों की है, और इन 28% आबादी जो मुसलमानों की है, 15 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये आबादी 40 से 50% मुस्लिमों की रही है। ममता बनर्जी अपने आप को मुसलमानों का एक छत्र नेता वहां पे मानती रही हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन बीजेपी के पीछे हुआ वहां के वोटर्स का, और बीजेपी ने एक मतलब अनएक्सपेक्टेड अपनी उपस्थिति वहां पे दर्ज करी है। 18 सीटें जीती बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में। इससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी एक दबाव में है। ममता बनर्जी को ये लगता है कि हिंदू वोट बैंक तो उनसे कहीं कुछ काफी हद तक खिसक चुका है। अगर वो मुस्लिम वोट बैंक को अपने पीछे कंसोलिडेटेड करके नहीं रख पाती हैं तो निश्चित तौर पे इस विधानसभा चुनाव में उनके लिए एक मुश्किल खड़ी हो सकती है। और मुझे लगता है ये जो दबाव है, ये जो इनका बयान है, इशारा दिया बिना नाम लिए कहा कि हैदराबाद के जो सियासत है या हैदराबाद की जो सियासी जमात है वो बीजेपी से पैसे लेती है।
बीजेपी की बी टीम कहना चाह रही होंगी, तो उन्होंने तो सीधा इल्जाम लगा दिया बिना नाम लिए इशारों में कि बीजेपी से पैसे लेती है। अगर आज की तारीख मतलब वो बंगाल में अगर एंट्री करती है तो वोट बिखरेंगे और बीजेपी को ही फायदा होगा, जैसा वो चाह रही कहना। मैं तो आज इमरान भाई आपके चैनल से जितने भी लोग इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे समझ में भी नहीं आता है कि ये राजनीति, इसको समझने की जरूरत है। अगर आज की राजनीति को या पिछले कई सालों से राजनीति को आप देखिए तो राजनीति में बीजेपी का एक हवा क्रिएट किया जाता है कि बीजेपी एंटी माइनॉरिटी रही है। लेकिन ये जब हम एंटी माइनॉरिटी की बात करते हैं तो आप देखिए क्रिश्चियंस की कोई वॉइस नहीं उठती, जैनियों की नहीं उठती, सिखों की नहीं उठती है, किसी पारसियों की नहीं उठती है। ये आवाज हमेशा मुस्लिम्स की तरफ से या मुस्लिम लीडरांस की तरफ से आती है। तो इसका बेसिक पर्पज ये है कि मुसलमानों के अंदर एक खौफ पैदा करके उनको डरवाया जाए। ये जो अभी ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, देखिए ओवैसी साहब, क्योंकि जैसे अभी हम लोग महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं कि शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन की बात चल रही है, तो अब लोगों को ये लग रहा है कि मुसलमानों को रिझाने के लिए एक नया कोई चेहरा सामने आ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ओवैसी साहब को लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्लेइंग फील्ड उनके लिए खाली है और वो एक प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर के रूप में उभर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कि हर बात पे वो किसी भी चीज को घुमा करके अल्टीमेटली इस्लाम पे लेकर के आते हैं। तो वो अपने आप को एक स्टॉन्च इस्लामिक फेस के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जो कि ममता बनर्जी को एक थ्रेट बंगाल में दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बंगाल में ये जो इनकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, इत्तेहादी मुस्लिम लीग है, ये अपनी एक पैठ बनाने में सफल रही है, सफल हो रही है। तो वो डर है जो ममता बनर्जी को इस तरीके का स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर आपके पास अख्तरुल ईमान साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ये रियासती सदर बिहार हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अख्तरुल ईमान साहब, ममता बनर्जी का ये जो बयान आया है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, आपके सदर ने जवाब भी दे दिया है, लेकिन क्या आप लोगों की वेस्ट बंगाल में इतनी पैठ आप लोगों ने बना ली है कि तृणमूल घबरा रही है, या इसको कैसे हम देखें? इल्जाम बड़ा है कि बीजेपी से आप लोग पैसे लेने वाले लोग हैं, बीजेपी की बी टीम की तरह काम करने वाले लोग हैं। यकीनन है कि एमआईएम मजलूमों की कमाना आवाज का नाम, और मेरे खड़े होने से जालिमों को घबराहट हुई है। और इस वक्त मुस्लिम अक़लियत के जो लीडर दूसरी पार्टियों के हैं, आपने कहा कि मुसलमानों की आवाज है एआईएमआईएम, और आपके खड़े होने से जालिमों को घबराहट हुई है, तो मैं क्या इशारा ममता बनर्जी की तरफ समझूं? मैं बात कह दूं, ममता बनर्जी मुसलमानों की कितनी हमदर्द रही है। जब गुजरात में 2002 में हमें काटा जा रहा था, ये बीजेपी में बैठकर उसको वजारत की कुर्सी संभाल रही थी। और मामला ये है कि जो पट्टी है वेस्ट बंगाल की, उत्तर दिनाजपुर का इलाका, आज भी वहाँ मुस्लिम अक़लियत सबसे ज्यादा बदहाल है, बदहाली का शिकार है। 10 सालों में क्या किया है, इनको व्हाइट पेपर इशू करना चाहिए। लेकिन जो लोग हमको बीजेपी का बी टीम कहते हैं, उनको आईने में तस्वीर देखनी चाहिए। ये कौन लोग हैं? ये दूसरी पार्टियों की वो चाकरी करने वाले लोग हैं, जिनको चाटुकारी की वजह से इनामात मिलते हैं, कहीं न कहीं उनकी नामजदगी होती है। ये कांग्रेस वाले भी कहते थे हमको बीजेपी की बी टीम, लेकिन उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। और कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट कहती है, और वो बाल ठाकरे जो कल तक ये कहे थे कि शिवसेना को फक्र है कि जिन्होंने मस्जिद को तोड़ा, और कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट इनके खिलाफ गई है, और आज यही कांग्रेस उनके साथ जाकर हुकूमत बना रही है। तो बीजेपी की ए टीम बी टीम उनको नसीब है। हम इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ते, हम वजारत के लिए नहीं लड़ते, हम तो मजलूम की आवाज बनना चाह रहे हैं, और मजलूम की आवाज बन रहे हैं हम, और यही काम हमारा है। लेकिन वो ये कहना चाह रही है ना, वो ये कह करके मोहतात रहने के लिए कह रही हैं अख्तरुल साहब, वो ये कहकर मोहतात रहने के लिए कह रही हैं कि आप लोग शिद्दत पसंदी की सियासत करवाते हैं और अक़लियतों में भी शिद्दत पसंदी बढ़ रही है, तो जरा सावधान रहना, मोहतात रहना। यानी भागलपुर में मेरी गर्दन काटी जाए, हम आवाज न लगाएं, गुजरात में गर्दन काटी जाए, आवाज न लगाएं, मस्जिद तोड़ी जाए, आवाज न लगाएं, तलाक बिल के खिलाफ फैसले आए, हमारे खिलाफ में शरीयत को तोड़ा जाए, हम ऐसे मसलहत दोस्त लोग जिनको अपनी इंफरादियत से, अपने तफक्कुर से और अपनी शरीयत से मोहब्बत नहीं है, हम उनकी वकालत तो नहीं कर सकते। लेकिन हिंदुस्तान की तालीमियत और एकजहती और हिंदुस्तान की सेकुलर आइन का तकाजा है कि इस मुल्क में सभी मज़ाहिब को और सभी जात और बिरादरी को, सारी तहजीब और जबान को एकता जीने का हक मिले। जो लोग इसके अलमबरदार हैं, एमआईएम उसकी अलमबरदारी करती है। क्या एमआईएम वेस्ट बंगाल में सीधे इलेक्शन लड़ने जा रही है 2021 के विधानसभा चुनाव में? अरे भाई, अभी मामला ये हुआ, मैं बात सुन लीजिए हमारी, कि अभी तो पिछले दिनों में 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम नहीं आए थे, लेकिन 40 में से 18 सीट बीजेपी इनको लेकर चली गई। तो ये अपने पुराने रफीक से परेशान है। हम तो
हम तो दलितों की, अकलियतों की, मजलूमों की, महरूमों की, बेकसों की हम आवाज बन रहे हैं। हमसे ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। अख्तरुल मान साहब आ रहा हूं आपके पास। देख लीजिए विजय कौशिक जी, कांग्रेस को भी उन्होंने लपेटे में लिया है। कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आप तमाम लोग परेशान हैं क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबकी आवाज बुलंद कर रही है और आप लोगों को घबराहट है। ममता बनर्जी को भी वही घबराहट है और आप लोग वही हैं जो मुसलमानों को धोखा देते हैं, ऐसा कहना है अख्तरुल ईमान साहब का। वो कुछ भी सोच सकते हैं, सोचने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इस देश में जो भी जात पात की राजनीति करेगा उसका फायदा बीजेपी को मिलना तय है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का कार्ड कौन खेलता है देश में? भाजपा। अगर IIM जितनी भी बार मुसलमान और मुसलमानों के ऊपर इस तरह के अत्याचार और ये वो जितनी भी बात करेगा या मुसलमानों को एक अलग पाले में खड़ा करने की कोशिश करेगा 2-3 पार्टियों से अलग हटकर, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जो हुकूमत है वहां ममता जी की है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। अगर वहां कोई पार्टी बीजेपी से पैसे लेकर वहां का माहौल खराब कर रही है तो उन्हें चाहिए कि इस मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज कराएं, उसकी जांच कराएं ईमानदारी से, और जो दोषी लोग हैं चाहे वो मिस्टर ओवैसी क्यों ना हो, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। अगर वहां पर कानून व्यवस्था इतनी खराब कर रहे हैं लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बीजेपी से पैसे लेकर, और जहां तक कांग्रेस के ऊपर आरोप की बात है कि शिवसेना के साथ हाथ मिला सकते हैं या उनके साथ सरकार बना सकते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो भी कदम उठाती है लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठाती है। महाराष्ट्र में जो हालात हैं वहां एक सरकार की जरूरत है जो महाराष्ट्र का विकास कर सके। वहां जो जितनी भी जात बिरादरी के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, उनके हितों की रक्षा के लिए अगर कोई सरकार बनती है तो कांग्रेस निश्चित तौर पर उस पर कदम बढ़ाएगी। और सुनिए, इनको इस बात की खुशी होनी चाहिए, हो सकता है कि कल को शिवसेना कांग्रेस का समर्थन लेने के बाद में सर्वधर्म सद्भाव की बात करने लगे, उससे मुसलमानों को भी फायदा हो, उससे गरीबों का भी फायदा हो, तो इन्हें तो खुशी होनी चाहिए कि कांग्रेस देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी करने के लिए तैयार है कि उन लोगों को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए समर्थन। अख्तर उमान साहब आपने सुन लिया, आप चूंकि फोन लाइन पर, इसलिए मैं चाहूंगा कि आपकी बात भी जाए। फिर मैं जा रहा हूं महेश वर्मा जी के पास, भारतीय जनता पार्टी। ये कांग्रेस का व्यू था, क्या कहेंगे जल्दी बताइए। देखिए, कांग्रेस का कुछ भी व्यू नहीं है। कांग्रेस इक़्तिदार का हुस्न चाहती है। वो कांग्रेस जो अपने आप को कभी सेकुलर कहती थी, जब गुजरात में जाती है, वो जाता है कांग्रेस का लीडर, तो 5 मंदिरों में हाजिरी मोदी देता है, 27 मंदिरों में राहुल गांधी जाकर हाजिरी देता है। और आज नहीं, क्या मंदिर नहीं जाना चाहिए राहुल गांधी को? ये कौन से सर्वधर्म सद्भाव की आप बात कर रहे हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए? अच्छा, मेरी भविष्यवाणी नोट कर लेना। आप जैसे जो संगठन है जो मुसलमानों के नाम पर दुकान चला रहे हैं, खत्म हो जाएंगे। चाहे हिंदू कट्टरवाद के नाम पर कोई दुकान चलाए, हिंदुओं के नाम पर उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो इंसानियत की बात करेगा, इंसानों की बात करेगा, वही पार्टी देश में राज कर पाएगी आने वाले दिनों में। कांग्रेस आज भटक रही है। उसने क्या किया हमारे साथ? बाबरी मस्जिद का सारा तनाजा इसने खड़ा किया। पूरे हिंदुस्तान में सदर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। नहीं, आप तो खुश हो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, अब तो खुशी होगी आपको। दलितों की पूरी हालत, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की आजमत के हम कायल है, उसका एहतराम करते हैं। और हमारी मिली तंजीमों ने फैसला लिया है कि हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे, वो हमारा हक है। लेकिन मामला ये है, नहीं क्यों डालना चाहते हैं फिर आप? अगर आप खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, फिर रिव्यू पिटीशन क्यों डालना चाहते हैं आप? देश में आग लगाने के लिए? नहीं, डिबेट पे रहिए, इस पर हमने काफी चर्चा कर चुके हैं और भी करेंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूं अख्तरुल ईमान साहब, आ रहा हूं मेरे विषय पर रहिए, आज मेरे मौजू पर रहिए। वो ये है कि ममता बनर्जी ने आप पर, नहीं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं अख्तरुल ईमान साहब, आ रहा हूं। महेश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ओवैसी की पार्टी को पैसे देती है, ओवैसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, और इससे वो तमाम सियासी जमातें घबराहट में रहती हैं जिनको मुसलमानों के वोट पर भरोसा है। कहीं वो वोट मजलिस की तरफ न चले जाएं, जिससे कि बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होता नजर आता है। यही है खौफजदा होने की असली वजह, यही है फिक्र की बात, चिंता की बात। कैसे आप देखेंगे? इल्जाम आप लोगों पर भी आया है। नहीं इमरान साहब, खौफ ज्यादा होने की बात ये नहीं है। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। सुनिए साहब, उवैसी साहब के नुमाइंदे, आप चुप रहिएगा। मैं आप जब बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोला, आप आराम से सुन लीजिएगा। उसके बाद आपको मेरे सवालों का जवाब आप देना चाहें तो दे सकते हैं, और उसके बाद कोई भी आपकी रिएक्शन है उसको हम आराम से सुनेंगे।
पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि आपको एक बयान है फिरंगी महल जो हैं आपके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर मेंबर्स हैं, तो उनका एक बयान आया अयोध्या के ऊपर कि अब जो है हिंदुस्तान जो है जिस तरह से शांति के साथ इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अयोध्या पे मान लिया और अब इस देश का हिंदू मुसलमान जो है एक साथ होकर आगे बढ़ने की, इन सब फसाद की दंगे फसाद और हिंदू मुसलमान की बातों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है, ये कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है और इस बात को स्थापित करता है कि ये अब देश जो है हिंदू मुसलमान में बांटकर कोई अगर यहाँ राजनीति करना चाहे तो उसकी खैर नहीं है। ये आप स्पष्ट समझ लीजिए। ये उस आदमी का बयान है, उसने क्यों ये बयान दिया इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो ये उबैसी की राजनीति है जिसके संविधान की, जिसके पार्टी के संविधान आज तक नहीं बदले गए, भारतीय नागरिक होने के बावजूद भी वो आदमी उस पार्टी का अध्यक्ष है जिसके संविधान में ये लिखा हुआ है कि वो मुस्लिम राज्य की परिकल्पना करता है। ऐसा है क्या? ऐसा है साहब, ऐसा है ऐसा क्या? है। नहीं पूछ लेते ना। हाँ नहीं सुन लीजिए, उनसे सुन लीजिए। आपने इल्जाम लगाया तो उनसे नहीं पूछा, जिन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के फैसले कहीं भी रहे, मंदिर हम वही नहीं बनाएंगे, उससे नहीं पूछा। अरे जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। राजनीति नहीं की। नहीं, एक मिनट, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अख्तरुल इमान साहब, आप फोन लाइन पर हैं, आप फोन लाइन पर हैं, मुझे तसल्ली से सुनकर जवाब दीजिए। इल्जाम अपने अंदर के बात को दूसरे के देह में डालने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, अख्तरुल इमान साहब सुनिए, अवैसी की लड़ाई इक़्तिदार की हवस की लड़ाई नहीं है। इस मुल्क में अकलियतों का ये बताइए, सदर कमेटी ये बोलेंगे इमरान साहब तो हम लोग क्या बोलेंगे? इनसे ये पूछिए कि ये पहले अपने संविधान को तो चेंज करे। अख्तरुल इमान साहब सुनिए ना, अख्तरुल इमान साहब एक बात तो सुनिए, नहीं साहब मेरी बात तो सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप दूर हैं इसलिए मुझे ऐसी बात करनी पड़ी, वरना हम लोग सब साथ में बात करते। मैं कह रहा हूं कि जो बात महेश वर्मा जी कह रहे हैं कि आप लोग मुस्लिम राज्य की परिकल्पना करने वाली सियासी जमात हैं, ऐसा है क्या? इनका इल्जाम है भाई। नहीं इल्जाम नहीं, इनके संविधान में ही लिखा हुआ है, आपकी पार्टी के आईन में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, उसको साफ कीजिए, ऐसा है क्या? और ये 1927 से लिखा हुआ है। आप सुनिए, बिल्कुल नहीं। हम अगर कहीं कहते भी हैं कि हम मुत्तहिद होने के लिए कहते हैं लोगों को, तो हम मजलूमों को मुत्तहिद होने के लिए कहते हैं। इस मुल्क में मुसलमान नाम से लोग तलवार उठाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि तुम शिया सुन्नी के हक में बटे हुए हो, तुमको इस कलमा की बुनियाद पर काटा जाता है, तो कम से कम इसकी बुनियाद पर मुत्तहिद तो हो जाओ। हम ये नहीं कहते कि किसी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाओ, हम कहते हैं मजलूम मुत्तहिद हो जाओ, दलित मुत्तहिद हो जाओ, जालिमों के खिलाफ सब मिलकर लड़ो। हम तो मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं। वो मजलूम अगर मुसलमान है तो उसकी भी आवाज है, वो दलित है तो उसकी आवाज है, हम तो मजलूमों की आवाज बन रहे। इससे कहा कल्पना हो गई हमारी कि हम किसी मजहब नहीं, क्या किसी मुस्लिम राष्ट्र की परिकल्पना है क्या आपकी? कोई मुस्लिम रियासत की परिकल्पना है क्या, जैसा कि इल्जाम कर लगा रहे हैं? आपके संविधान में है ये, आपके संविधान में आज भी है ये। सुनिए, संविधान दिया है, उस संविधान में जो हुकूक हमारे हैं उन्हीं हुकूक की याद और उन्हीं हुकूक की हुसूल की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो आप कहिए ना, आप कहिए कि हम एक बोल दिया ना, ये इल्जाम तो ना लगाइए, वो दे रहे हैं ना जवाब। तादाद इस मुल्क में 15% है, मुलाजिमत में 3%, जेल में 32%, पार्लियामेंट में 5%, IAS IPS में 3%। ये किसी को नजर नहीं आता। मुस्लिम नाम पर हमारा किसी को नजर नहीं आता। अगर हक की बात करते हैं तो कर रहे हैं। चलिए अब आइए नहीं, आप मेरे सवाल बात करें ना, इनको कौन रोक रहा है? आप मेरे सवाल पर आइए। महेश वर्मा जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, उन पर सवाल मढ़ा, उन्होंने साफ कर दिया ना। आप ये बताइए, ममता बनर्जी साफ कह रही है कि बीजेपी से पैसे लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इशारों में कह रही, सीधे नाम काम करती है, इससे उन सियासी जमातों को तकलीफ है। आप जवाब दीजिए कि लेती है कि नहीं, आपकी बी टीम है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, ममता बनर्जी को अपनी वो सारी चीजें आज की डेट में ढकने के लिए, वो सारे पाप, सारे कुकृत्य को खत्म करने के लिए इसके अलावा कोई शब्द नहीं मिलेगा। इसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। ये उबैसी या ये उबैसी की लोग आज जो ये बोल रहे हैं, 2016 में इस देश में अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता एक रिपोर्ट बनाता है पश्चिम बंगाल में और कहता है कि मुसलमानों के पास 2016 और 2019 का अंतर मैं बता रहा हूं, और उबैसी का एक भी बयान आप बता दीजिए कि उसके ऊपर एक बार भी उबैसी ने बोला हो, तो आप मुझे कहिएगा कि 1% मुसलमानों के पास वहां अकाउंट है, वहां पे 27% मुसलमान रहता है, और 1 लाख मुसलमानों पर एक प्राइमरी स्कूल है। आप मुझे ये बता दीजिए कि ये मुसलमान क्या इनके गुलाम हैं?
इनकी भावनाओं को भड़काकर कब तक इनका शोषण आप करोगे? कब तक इनको तो बेवकूफ ओवैसी की बनाकर? पार्टी तो कह रही ना कि मैं कह रहा हूं कि 3 साल हो गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 3 साल हो गया इमरान साहब। आप मुझे ये बता दीजिए, जहां मुसलमानों के पास 3% ऐसे मुसलमान हैं जिनकी कमाई साल की 15,000 रुपये होती है, वहां 9% ऐसे मुसलमान हैं जिनकी कमाई 5,000 रुपया है, वहां मैक्सिमम जो मुसलमान है उसकी कमाई 2,500 रुपया है साल की। मैं बता रहा हूं, ये भूखमरी और इस तरह की बदहाली, इस तरह की कंगाली के ऊपर सवाल उठाने वाले ये 2016 में जब ये रिपोर्ट आया, पब्लिश हुआ, ओवैसी जी उस समय कहाँ थे? जुबान क्यों नहीं खुली? क्यों बंद हो गया था? ममता जी से पैसे ले रहे थे क्या वो? ममता जी से क्या वो पैसा लेके चुप हो गए थे, मौन हो गए थे? हम क्या आरोप लगाए? हम आज कहते हैं कि सबका विकास हो, सबका साथ हो, सबका विश्वास हो, सब विकास की गंगा में अपना हाथ बढ़ाएं, सहयोग दें। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर भी बोलने पे क्यों मजबूर हुआ? क्योंकि हमने अयोध्या पे अपनी राजनीति क्लियर कर दी थी। और इसीलिए आज इतना बड़ा जो ये बोर्ड है, जो प्लेटफॉर्म है मुस्लिमों का, ये बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा प्राप्त, एक मान्यता प्राप्त, जिसके ऊपर विश्वास है कहीं मुस्लिमों का, वहां के लोग, वहां के टॉप या कह लीजिए कि वहां के जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है, वो लोग कह रहे हैं आज की डेट में कि अयोध्या मसले के बाद अब इस देश में कोई गुंजाइश नहीं बची है कि कोई आदमी हिंदू मुसलमान के बीच में फर्क करके राजनीति कर ले। तो ये जो है, ये समझ लें, ममता जी भी और ओवैसी जी भी सीधी बात सुन ले कि अब मुसलमान जो है इस तरह के बहकावे में आपके नहीं आएगा। आप ABCD इस तरह का नाम देकर और इस तरह से बहकाकर और इस तरह से इनको, भाई कांग्रेस का भी इल्जाम है महेश वर्मा जी की सबसे ज्यादा ओवैसी के जहां भी वो होते हैं तो फायदा बीजेपी को मिलता है, डाइवर्ट होता है वोट, और वो वोट जो कि सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर जमातों को मिलने चाहिए, जैसे कि कांग्रेस है या दूसरी पार्टी है जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो वोट डाइवर्ट हो जाता है। वो वोट, एक सवाल है, वो वोट बीजेपी का सीधा फायदा उसको ले जाती है और MIM की तरफ चला जाता है। जोड़ना चाहूंगा, एक सवाल जोड़ना चाहूंगा कि एक तरफ भाजपा वाले लोग ये कहते हैं कि ओवैसी जी जहर उगलते हैं, ओवैसी जी समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ओवैसी जी ने वहां ये कर दिया, जब कानून व्यवस्था इनके हाथ में, क्यों नहीं मुकदमे